नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और का यह पहला भाग है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर करिए और शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, शुक्रताल का प्राचीन मंदिर किस जिले में है? शुक्रताल में एक मंदिर है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शुक्रताल ये एक झील है जो कि कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये लिखा है मेरठ। क्या मेरठ में भी कोई झील है? आंसर होगा हाँ। कौन सी झील है? रामताल। और ये जो मुजफ्फरनगर है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है मुजफ्फरनगर। ठीक है, इसकी लोकेशंस भी ध्यान रखिए ताकि आपको पता हो सके कि ये उत्तराखंड को स्पर्श करता है। ठीक है, और जो मेरठ है वो ये वाला क्षेत्र है मेरठ। क्लियर है? और एक झील और है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। इन दोनों झीलों में कंफ्यूजन बहुत होता है। ये केवल रामताल है और ये है रामगढ़ ताल। ये कहाँ है? ये है गोरखपुर में। ठीक है, और गोरखपुर की लोकेशन क्या है? ये रहा क्षेत्र आपका गोरखपुर। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो आगरा दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्षेत्र, हालांकि ये आंसर नहीं है, ये आगरा है। और आगरा में एक झील है जो हमारे एग्जाम में काफी पूछी जाती है। इसका नाम है कीठम झील। ठीक है, अगर ऑप्शन में कीठम ना दे तो आपको देगा सुर सरोवर। ठीक है, इसका नाम सुर सरोवर भी है। और ये जो मथुरा है, इसके ठीक बगल में यहां भी एक झील है। क्या नाम है इसका? इस झील का नाम है नौह झील। ठीक है, तो ये कुछ झीलें हैं जो आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना हुई है 1962 में, 1962। लखनऊ कहाँ है यहाँ लोकेशन में? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है लखनऊ। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई है ना, 1962 में हुई। साथ ही साथ इसकी स्थापना में जो पूरा का पूरा फंड है, यानी कि इसको जो चलाता है, यानी फंडिंग करता है, वो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग के द्वारा ही इसको वित्त पोषित किया जाता है। और ये जो है वो लखनऊ में एक जगह है, लाल बारादरी। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है। और लाल बारादरी ये वो भवन है, लाल बारादरी भवन ये वो भवन है जहां पर शुरू से लेकर आखिरी तक के नवाब लखनऊ के यहीं पर रहे हैं, चाहे वो सादत अली खान हो या फिर वाजिद अली शाह हो, सब यहीं पर निवास करते थे। और इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। क्लियर है बात? तो फिर से देखो, राज्य ललित कला एकेडमी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और कहाँ है ये? लखनऊ में। कब इसकी स्थापना हुई? 1962 में। 1962 फरवरी में। ये भी आप ध्यान रखो, कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शन देता है। ये इस समय है कहाँ? लाल बारादरी में। ठीक है, लाल बारादरी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लो जरा। इसमें एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया है। धुरिया बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। आंसर होगा हाँ। दरअसल ये जो बुंदेलखंड में एक समुदाय है, प्रजाति बोल दिया मैंने, एक समुदाय है प्रजापति। ठीक है, ये प्रजापति समुदाय यानी प्रजापति लोगों के द्वारा इसमें स्त्री का वेश धारण किया जाता है और फिर डांस किया जाता है। ये जो नटवरी नृत्य है ये कहाँ होता है? ये होता है नटवरी पूर्वांचल में। ठीक है, इसमें पूर्वांचल का जो यादव समाज होता है वो करता है इसमें सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी करता है। और इसमें नटवरी से एक बात याद रखो, नटवरी जो नृत्य है, नटवरी नृत्य, इसे एक नाम और दिया जाता है। यदि नटवरी ना दे और आपसे कहे कि कृष्ण नृत्य ये कहाँ होता है, तो ये दोनों सेम सेम है, यानी एक ही नाम है। आप नटवरी कहो या फिर कृष्ण नृत्य कहो, बात एक ही है। कलाबाजी नृत्य ये दरअसल ब्रज में नहीं होता है, ये होता है अवध में। ठीक है, और जो ढेडिया नृत्य है वो होता है दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब में। और ये जो ढेडिया होता है, दरअसल ये भगवान राम जब वापस आए थे, उनकी लौटने की खुशी में इसमें जो समाज होता है, ये अपने सिर पर एक मटका रखता है, उसमें कई सारे छिद्र होते हैं, उसमें जलता हुआ दीपक रखता है और फिर इससे नृत्य करता है। तो ढेडिया नृत्य कहाँ होता है? दोआब क्षेत्र में। ठीक है, इसकी खुशी में होता है, भगवान राम के वापस आने की खुशी में।
तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा होगा? वो ये हो जाएगा आंसर। कलाबाजी नृत्य अवध का है, ब्रज का नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें एक नृत्य याद रखो, कई बार एग्जाम में आया है, कर्मा नृत्य। ये कहाँ होता है? कर्मा नृत्य दरअसल होता है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ लिख लो, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, इतना तो बात सही है। ये लेकिन ये एक जनजाति करती है। कौन सी जनजाति है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मा नृत्य करती है, इसका नाम है खरवार। खरवार जनजाति। ठीक है, इस जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। कहाँ? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बटेश्वर मेला लगता है? तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, आगरा, आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। ठीक है, और आगरा में और भी कई सारे मेले लगते हैं, केवल बटेश्वर ही नहीं लगता है। तो यहां से आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ भाई, एक मेला है गणगौर मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। एक मेला और है, इसका नाम है राम बारात मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। एक मेला मुझे बताओ, कैलाश मेला, ये कहाँ लगता है? आगरा में। ये जो बलरामपुर देख रहे हो, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है, बलरामपुर में एक जगह है दरअसल तुलसीपुर, और यहाँ पर तुलसीपुर में एक जगह एक मेला लगता है, इसका नाम है देवी पाटन मेला। ठीक है, और यहीं पर एक मेला और लगता है जिसका नाम है नवरात्रि मेला। नवरात्रि मेला। क्लियर है बात? अच्छा, क्या आप बता सकते हो इसमें बलरामपुर कहाँ है मैप में? ये रहा आपका बहराइच, ये है आपका श्रावस्ती, और श्रावस्ती से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये क्षेत्र, ये मिलेगा आपका बलरामपुर। ठीक है, और बाराबंकी, बाराबंकी में एक मेला लगता है जिसका नाम है देवा शरीफ। देवा शरीफ मेला। ठीक है, और ब्रज में तो कई सारे लगते हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, मटकी मेला। ठीक है, मथुरा में, ब्रज के मथुरा में एक मेला लगता है, इसका नाम है मुड़िया पूनो मेला, या मुड़िया पूर्णिमा मेला, कई कई किताबों में लिखा होता है मुड़िया पूर्णिमा मेला। ठीक है, ये भी यहीं पर लगता है। तो ये सारे मेले हैं, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवे में आप, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो प्रयागराज में नहीं है? नाग वासुकी मंदिर, ये है प्रयागराज में। मनकामेश्वर मंदिर, ये भी प्रयागराज में है। वेणी माधव मंदिर, ये है, ये भी है प्रयागराज में। देवकली या देवकाली का कहीं कहीं लिखा होता है, देवकली। ठीक है, देवकली मंदिर ये कहाँ है? ये है औरैया में। अच्छा, यहाँ बताओ मुझे, औरैया कहाँ है? इस मैप में बताओ, औरैया है कहाँ? दरअसल ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, आगरा, और ये वाला क्षेत्र है इटावा, इटावा के ठीक अंदर की तरफ ये है जालौन, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है औरैया। ठीक है, औरैया। क्लियर है बात? अब इस औरैया में है देवकली मंदिर, और प्रयागराज में कौन कौन से हैं? नाग वासुकी, मनकामेश्वर, वेड़ी माधव। कह रहा है प्रयागराज में कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, प्रयागराज में एक मंदिर और याद रखो, इसका नाम है पाताल मंदिर, ये भी यहीं पर है। ठीक है, क्लियर है बात? और आपको यहाँ से, ये रहा आपका कानपुर देहात, ये है कानपुर, और ये है उन्नाव। उन्नाव में एक मेला है, सॉरी, एक मंदिर है। उन्नाव में एक मंदिर है, इसका नाम है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, राजेश्वरी मंदिर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। छठे में, अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, इसमें हमारे एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग्स में एक आता है, यहाँ से इसको जरा देखो, जैसे कुछ आश्रम पूछ लिए जाते हैं, आश्रम, और एक तरफ लिखो स्थल। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ, कि जो दुर्वासा है, दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ है? यानी महर्षि दुर्वासा आश्रम, ये कहाँ है? क्या बताओगे आप? एक और आश्रम बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बताओ। और वाल्मीकि के बाद एक और है, जैसे त्रि आश्रम। ठीक है, ये कहाँ है? और साथ ही साथ एक आश्रम बताओ, सीतापुर में है, मुझे देखो नाम याद नहीं आ रहा है, सीतापुर के मिश्रिख में है, दधीची आश्रम, हाँ, दधीची आश्रम, ये कहाँ है?
तो दुर्वासा आश्रम ये मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। दुर्वासा आश्रम है प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ है? ये है प्रयागराज, ठीक है, ये वाला। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? ये कानपुर में है, बिठूर में। अत्रि आश्रम कहाँ है? त्रि आश्रम है चित्रकूट में, ये भी आप याद रखो। और दधीची आश्रम कहाँ है? ये है सीतापुर में, ठीक है, क्लियर है। तो ये आश्रम आप ध्यान रखिए, दुर्वासा आश्रम प्रयागराज, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, अत्रि आश्रम चित्रकूट में है, और दधीची आश्रम है सीतापुर। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न में। छठे प्रश्न में कह रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाता है प्रयागराज में। तो आप यहाँ पर क्षेत्र मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये वाला जो पूरा इलाका है ये प्रयागराज है, तो यहाँ पर लिख लो। ये जो फेस्टिवल होता है ये प्रयागराज में होता है। कब होता है? प्रत्येक वर्ष होता है फरवरी में। ये महीना भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। और एक और बताओ मुझे, वाराणसी में एक महोत्सव होता है या फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं बुद्ध महोत्सव। बुद्ध महोत्सव, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये होता है वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ होता है? वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, ये होता है सारनाथ में, ठीक है। और ये जो बुद्ध महोत्सव है ना, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है और साथ ही साथ भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है, ये दोनों इसकी फंडिंग करते हैं। अर्थात इस महोत्सव का आयोजन दोनों लोग मिलके करते हैं, यानी डबल इंजन की सरकार करती है। उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ भारत की सरकार हाँ। और ये जो बुद्ध महोत्सव होता है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आप उसको ध्यान रखिए, 1998 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो सबसे कम मेले लगते हैं हमारे पीलीभीत में, यहाँ पर लगते हैं सबसे कम मेले, ठीक है। और मथुरा में लगते हैं सबसे ज्यादा मेले, क्लियर है। हाँ, एक मूवी भी आई थी मेला, तो मेला याद रखिएगा, उससे सबसे कम यानी कि यहाँ पर गुज्जर का निवास होगा। तो सबसे कम लगते हैं, ठीक है। चलो जैसे भी आप याद कर सकते हो याद करिए। ये एक क्षेत्र दिख रहा है वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में बहुत सारे मेले लगते हैं, तो इनमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, वाराणसी है कहाँ? ये जो क्षेत्र दिख रहा है छोटा सा, ये है वाराणसी। ये क्षेत्र है वाराणसी, इसका लोकेशन भी आप ध्यान रखें। वैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, ध्रुपद मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है वाराणसी में। एक वाराणसी में और है, नक कटैया। हाँ, नक कटैया मेला, ये भी कहाँ है? ये भी है वाराणसी में। और वाराणसी में क्या है? रामलीला मेला, रामलीला मेला ये भी वाराणसी में ही लगता है। और आपने एक नाम सुना होगा देव दीपावली, है ना? देव दीपावली मेला ये भी कहाँ लगता है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध खिचड़ी मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है भाई गोरखपुर में, गोरखपुर। और कहाँ है गोरखपुर? ये वाला क्षेत्र है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। और गोरखपुर में और कुछ लगता है क्या? गोरखपुर में एक मेला आप और याद रखो, इसका नाम है तरकुलहा, तरकुलहा मेला। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग्स में। और मथुरा तो आपको पता ही होगा, हाँ, मथुरा में मुड़िया पूनो मेला, ठीक है, मुड़िया पूनो या मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। 1583 में निर्मित इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो इलाहाबाद का किला है इसका निर्माण कराया था अकबर ने, ठीक है, इसका निर्माण अकबर ने कराया था। और ये जो किला है ये दरअसल यमुना नदी के किनारे है, यमुना के ये किनारे है। सपोज करो अगर हम इसको किला माने, ये है इलाहाबाद का किला, ठीक है, इलाहाबाद का ये क्या है? ये है किला। तो इसमें तीन चीजें आप ध्यान रखो। इसी इलाहाबाद के किले में है अक्षय वट, अक्षय वट यहीं पर है। इसी इलाहाबाद के किले में है, आपने नाम सुना होगा सरस्वती कूप का, ठीक है, यहीं पर है। और इसी इलाहाबाद के किले में है, आपने नाम सुना होगा एक मंदिर का, अभी मैंने कहा था पातालपुरी मंदिर, कहाँ है? यहीं पर है।
तो ये जो इलाहाबाद है, ये वाला क्षेत्र, ये है इलाहाबाद। ठीक है, या इसी को आजकल हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972। कुछ एकेडमी है, अकादमी है जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश, ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई मुझे बताओ। तो जो हिंदी संस्थान है 1976 में स्टैब्लिश हुआ, और जो संस्कृत संस्थान है वो भी 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली? ये मिली थी, आपको रट गया होगा, मैंने कई सारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये बातें आप बिल्कुल रटी होनी चाहिए, है ना? अच्छा, मुझे बताओ, अ, ये जो अ, द्वितीय उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हो कि हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था मुझे बताओ। और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? पहली राजभाषा हिंदी थी देवनागरी लिपि में, कब मिला मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। लखनऊ में स्थित कैसर बाग, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये जो कैसर बाग है ना, इसका निर्माण कराया गया था जहांगीर नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। और ये है कहाँ? ये है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? ये क्षेत्र हमारा लखनऊ के नाम से जाना जाता है। कुछ हैं मोनूमेंट्स जिनके निर्माण कुछ लोगों ने कराए हैं, जो हमारे एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। जैसे कैसर बाग का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, छोटा इमाम बाड़ा, इसका निर्माण किसने कराया मुझे बताओ। फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, इसका निर्माण किसने कराया मुझे बताओ। जो छोटा इमाम बाड़ा है, इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने। ठीक है, मोहम्मद अली शाह। और जो बड़ा इमाम बाड़ा है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था आसफ उद दौला। क्लियर है बात? और आसफ उद दौला, और इसी बड़े इमाम बाड़े में रूमी दरवाजा है। बात समझ पा रहे हो? कहीं अलग से नहीं है, बड़े इमाम बाड़ा में ही रूमी दरवाजा का निर्माण भी किया गया है। एक और है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, छतर मंजिल। ठीक है, ये यूरोपियन शैली में बनी हुई है। छतर मंजिल, क्या मुझे बता सकते हो इसका निर्माण किसने कराया है? इसका निर्माण दो लोगों ने कराया है। एक तो कराया है गाजी उद्दीन ने, गाजी क्या लिख रहे हैं, इसका निर्माण कराया है गाजी उद्दीन ने। ठीक है, गाजी उद्दीन हैदर इसका पूरा नाम है। फिर ये मर गया, तो इसका पूरा निर्माण हो नहीं पाया, तो फिर इसके उत्तराधिकारी ने कराया। इसका नाम है नासिर उद्दीन, नासिर उद्दीन हैदर। ठीक है, तो छतर मंजिल का निर्माण दो राजाओं ने करवाया था, यानी दो नवाबों ने करवाया था, गाजीउद्दीन हैदर और साथ ही साथ नासिर उद्दीन हैदर। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सहारनपुर है। ठीक है, ये जो मुरादाबाद है, इसे कहा जाता है पीतल नगरी। क्या बता सकते हो आप सहारनपुर कहाँ है? ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये है सहारनपुर। और मुरादाबाद कहाँ है? मुरादाबाद ये वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद। ठीक है, और एक आपने शहर का नाम पढ़ा होगा खुर्जा, खुर्जा है बुलंदशहर में। ये नीले रंग के बर्तन के निर्माण के लिए काफी फेमस है, यानी कि यहाँ खुर्जा पॉटरी के लिए काफी फेमस है। ठीक है, या हम कहें नीले रंग के अ, बर्तन निर्माण यहाँ पर किए जाते हैं, बर्तन निर्माण। ठीक है, क्लियर है? और एक शहर है भदोही, एक शहर है मिर्जापुर,
मैं लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एक शहर है आगरा। ये तीनों के तीनों शहर फेमस हैं कालीन के लिए। कालीन और किसके लिए? दरी के लिए। ठीक है। भदोही, मिर्जापुर और आगरा, ये तीनों के तीनों क्षेत्र कालीन और दरी के निर्माण के लिए फेमस हैं। खुर्जा नीले रंग के बर्तन निर्माण के लिए फेमस है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। फरुहाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के दरअसल अवध क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ जो अवध का एक समाज है, एक समुदाय है, जिसे कहते हैं अहीर समाज। ठीक है। अहीर समाज लाठी डंडों के साथ अपने पैर और कमर में घुंघरू बांधता है, और इसके बाद ये डांस करते हैं। एक लेते हैं ये लाठी डंडा, और अपने पैरों में, अपने कमर में ये बांधते हैं घुंघरू। ठीक है। घुंघरू। और ये हाथ में पकड़ते हैं डंडा, और फिर ये करते हैं डांस। पूरी पोजीशन लेके फिर ये करते हैं डांस। तो ये फरुहाई नृत्य ये कहाँ पर है? ये है अवध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। क्वेश्चन 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये जो आगरा घराना है, आप ऐसे समझो, आगरा घराना, ये आगरा घराना का जो जन्मदाता है वो अ, दरअसल आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन के दामाद को कहा जाता है। तानसेन के दामाद कौन है? तानसेन के दामाद हैं, इनका नाम है हाजी हाजी सुजान खां। तो इन्हें जन्मदाता कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हाजी सुजान खां। आगरा घराने का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां को। ठीक है। और इस आगरा घराने को एक नाम और दिया जाता है, क्या? इसे कहा जाता है रंगीला घराना। ठीक है। और आगरा घराने के कुछ कलाकार हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे फैयाज खां, आगरा घराने से संबंधित हैं। जैसे अता हुसैन, ये भी आगरा घराने से हैं। आपने नाम सुना होगा पंडित यशपाल का। ठीक है। ये भी आगरा घराने से हैं। या फिर आपने नाम सुना होगा विश्वंभर का, विश्वंभर दीन, ये भी आगरा घराने से हैं। तो ये कलाकार हैं आगरा घराने के। इनको ध्यान रखो। ध्यान रखो, ये क्या हैं? ये हैं कलाकार किस घराने के? आगरा घराने के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। कजरी विशेषकर किस ऋतु में गाया जाता है? जो कजरी है, अ, इसको हटा देते हैं। हाँ, जो कजरी है, कजरी, ये जो लोकगीत है, लोकगीत, ये गाया जाता है, गाया जाता है सावन में गाया जाता है ये, है ना? सावन ऑप्शन देख लो अब। शीत ऋतु, बसंत नहीं होगा, बसंत भी नहीं होगा, ग्रीष्म, सावन, सावन तो दिया नहीं है। सावन, हाँ, तो वर्षा ही हो जाएगा, है ना? सावन को वर्षा ऋतु भी तो कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। क्लियर है? और कजरी जो लोकगीत है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ है? मिर्जापुर, ये रहा हमारा मिर्जापुर। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? और इसके साथ साथ ये केवल मिर्जापुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका जो गायन है, वो गायन वाराणसी में भी किया जाता है। साथ ही साथ चंदौली में भी इसका गायन किया जाता है, और इसका गायन किया जाता है गाजीपुर में। तो ये रहा आपका वाराणसी, ये है चंदौली, और ये है गाजीपुर। इन सभी क्षेत्रों में कजरी गायन किया जाता है। यहाँ पर कजरी गाना गाया जाता है। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आओ। एक घराना है अजराड़ा घराना। ठीक। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये है मेरठ। और मेरठ में ही एक घराना विकसित हुआ जिसे कहते हैं अजराड़ा घराना। ठीक है। और ये जो अजराड़ा घराना है, अजराड़ा घराना इसलिए फेमस है, ये फेमस है तबला वादन के लिए। बात समझ पा रहे हो? इसे तबला वादन घराना भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखो। तो ये जो अजराड़ा घराना है, ये किससे संबंधित है? तबला वादन से। और यहाँ के कुछ तबला वादक हैं, तबला वादक, ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन है तबला वादक?
यहाँ के जैसे एक का नाम है कल्लू खां, ठीक है। कल्लू खां, एक का नाम है मीरू खां, इसको भी आप ध्यान रखो। चांद खां, मोहम्मदी, चांद खां तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और हैं जैसे, हाँ, मोहम्मदी खां, मोहम्मदी खां, इनको ये तीन आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अजराड़ा घराना कहाँ है? मेरठ में है। इससे संबंधित है तबला वादन से। तबला वादक कौन कौन है यहाँ के? कल्लू खां, मीरू खां और मीरू खां और मोहम्मदी खां, साथ ही साथ एक और है चांद खां। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। महान गायिका है लता मंगेशकर ने, अमा नहीं है, इसका नाम है अमान, अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो संबंधित हैं। लता मंगेशकर कहाँ से संबंधित हैं? लता मंगेशकर का संबंध है भिंडी बाजार से। तो ये है कहाँ? ये है मुंबई में, महाराष्ट्र का ये घराना है। अच्छा, ये जो भिंडी बाजार घराना है, क्या आप बता सकते हो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हमारे उत्तर प्रदेश के शख्स थे। ये मुरादाबाद देख रहे हो? ये बंदे मुरादाबाद के थे, ठीक है। मुरादाबाद, ये मुरादाबाद के शख्स थे और ये फिर मुंबई चले गए थे और वहीं पर फिर इन्होंने एक घराने की स्थापना कर दी थी। ये कौन कौन है? ये हैं, एक का नाम है छज्जू, छज्जू खां, एक का नाम है नजीर खां, नजीर खां, और एक का शख्स का नाम है, इनका नाम है खादिम, खादिम, खादिम क्या, खादिम खां, एक बीच में और टर्म आता है, खादिम हुसैन का, हाँ, खादिम हुसैन खां, ठीक है। ये तीन लोगों ने मिलकर भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में है। और लता मंगेशकर कहाँ से संबंधित थी? यहीं से, भिंडी बाजार घराने से, ठीक है। ये तीनों के तीनों शख्स कहाँ से थे? मुरादाबाद से थे, जो कि मुंबई में जाके बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो विश्वनाथ मेहता की है? दरअसल विश्वनाथ मेहता एक चित्रकार हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप पुरानी वीडियोस को देखिए जाके। ये चित्रकार हैं और विश्वनाथ मेहता की जो चित्रकारी है, उसमें इनके तीन कृतियां काफी फेमस हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे एक मैं लिखूं, प्यासा ऊंट, ये काफी फेमस है। एक इनकी है सोहाग बिंदी, सोहाग बिंदी, ये भी काफी फेमस है, इनकी पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। और एक है सृष्टि। तो विश्वनाथ मेहता की कौन सी है? छवि चित्र नहीं है, ये है प्यासा ऊंट, ठीक है। अच्छा, ये छवि चित्र किसकी कृति है, क्या बता सकते हो आप? ये है ललित मोहन सेन की, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये किसकी है? ये है शिव नंदन, नाम सुना है आपने? शिव नंदन नौटियाल, नौटियाल, ठीक है, ऐसे लिखो, शिव नंदन नौटियाल, ठीक है। और ये झूला किसकी है? आप झूला बताओ। झूला है रणबीर सक्सेना, रणबीर सक्सेना, ठीक है, क्लियर है। रणबीर सक्सेना की झूला भी है। और एक और आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, तो रणबीर सक्सेना में एक और मैंने बताया था, प्रतीक्षा, है ना, इनकी भी है, ठीक है। ये चित्र हैं इनके सारे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लो। सभी चित्र किसकी कृति है? ललित मोहन सेन की। प्यासा ऊंट किसकी है? विश्वनाथ मेहता। सुहाग बिंदी भी विश्वनाथ मेहता की है। सृष्टि भी किसकी है? विश्वनाथ मेहता। शिवनंदन नौटियाल की कौन है? इनकी है सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बना के लिखो। झूला किसकी है? रणबीर सक्सेना। और प्रतीक्षा किसकी है? रणबीर सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से तीन गलत हैं और एक सही है, ठीक है। बताओ भाई। जैन, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1991 में की गई है। ये तो सही है, सही लग रहा है ना। और ये है कहाँ, क्या बता सकते हो आप? ये है हमारे लखनऊ में, ठीक है, नवाबी शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान ये कहाँ है? ये बौद्ध शोध संस्थान ये है कहाँ? ये पड़ता है दरअसल वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ। अच्छा, ये स्थापित कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1981, 81 नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ये है अयोध्या में। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
96 तो नहीं है, 86 है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? ये है हमारे लखनऊ में। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। 96 में हुई थी, 1996। ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है? केवल यही सही सुमेलित है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। 21 में कह रहा है प्रयागराज में आगामी जो महाकुंभ होना है उसका आयोजन कब होगा? तो जो आगामी महाकुंभ होना है वो उसका आयोजन 2025 में प्रस्तावित है। आंसर हो जाएगा 2025। ये कहाँ होगा? ये होगा प्रयागराज में। ये है हमारा प्रयागराज। ठीक है। लोकेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ ये जो महाकुंभ है ये कहाँ कहाँ होता है? ये महाकुंभ चार जगह होता है। कौन कौन है? एक तो है आपका प्रयाग ही है। ठीक है। दूसरा है आपका नासिक। तीसरा कौन है? तीसरा है आपका हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार। और जो चौथा क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है उज्जैन। ठीक है। क्लियर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। प्रयाग भी पता होगा, नासिक भी पता होगा, और हरिद्वार तो पता ही होगा आपको किन किन नदियों के किनारे हैं। एक बार जरा इनको कमेंट बॉक्स में बता देना लिख के। अच्छा, ये जो प्रयागराज है ना, यहाँ पर 2025 में लगना है ये जो महाकुंभ। कितने वर्षों के अंतराल में लगता है प्रयागराज में? जो प्रयागराज है वहां पर कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। इसको भी आप ध्यान रखो। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चलो, एक चलते चलते मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ जो ये महाकुंभ है, कुंभ को क्या यूएनईएससीओ यूनेस्को ने अ, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया है? कुंभ को यूनेस्को ने क्या कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? यदि हाँ, तो कब किया है? किया है 2017 में। ठीक है। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी को कब से प्रदेश के सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया? बताओ भाई। अच्छा, मुझे अनिवार्य कर दिया गया वो तो मैं बाद में देखूंगा। मुझे पहले ये बताओ कि जो प्रथम राजभाषा है वो कौन है? हिंदी देवनागरी लिपि कब अपनाई गई पहली राजभाषा? इसे कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है। और इसके बाद हिंदी को सभी कार्यालयों में, सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया? ये बताओ। अनिवार्य किया गया था 1968 में। ठीक है। क्लियर है बात? 1968 में दरअसल ये 26 जनवरी को ये हादसा हुआ था। हाँ, हादसा ना बोलिए। ये, हाँ, ये मतलब एक कदम उठाया गया था कि हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। तब 26 जनवरी 1968। ठीक है। मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। कब इसे घोषित किया गया? 1989 में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी उपबोली शामिल है? तो जो आप ऐसे समझो, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं, वो मुख्य रूप से, या हम कहें जो प्रमुख उपभाषाएं हैं वो पांच हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं प्रमुख उपभाषाएं पांच? पहली है पूर्वी। ठीक। दूसरी कौन है? दूसरी है पश्चिमी। तीसरी कौन है? तीसरी का आपने नाम सुना होगा, राजस्थानी। ठीक है। चौथी कौन है? चौथी है उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, पहाड़ी पहाड़ी। ठीक है। और जो पांचवी उपभाषा है हिंदी की, वो है बिहारी। ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी उपबोली शामिल है? तो आप पूर्वी को उठा लो। पूर्वी जो बोली है, जो पूर्वी उपभाषा है हिंदी की, उसके अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां हैं? आपसे ये पूछा है। उपबोलियां, इसके अंतर्गत तीन उपबोलियां आती हैं। जैसे हम कहें अवधी, इसी के अंतर्गत आती है। बघेली इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ एक और है, इसका नाम है छत्तीसगढ़ी।
ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। तो आप ऑप्शन देख लो, बघेली भी है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की उपबोली, और बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, लेकिन ऑप्शन छत्तीसगढ़ी तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटी फिल्म सिटी कहा जाता है? भाई ये कहा जाता है नोएडा को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नोएडा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर मैं आप यहां पर लिखूं उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना आप बता सकते हो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1975 में। ठीक है, सितंबर 1975, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी। 1976 में। हाँ, जैसे समझो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976, मैं लिखूं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना बताओ। और मैंने लिखा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना बताओ कब हुई थी। तो संस्कृत संस्थान की भी स्थापना हुई थी 1976 में, और उर्दू की स्थापना हुई थी 1972 में। लेकिन सोच के देखो, अगर आपसे ये मैच द फॉलोइंग्स में आ जाए कि भाई ये बताओ, इनको सीक्वेंस में लगाओ, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की, या फिर संस्कृत संस्थान की, या फिर उर्दू अकादमी की, तो आपको कैसे लगाओगे? चूंकि यहाँ तो छिहत्तर छिहत्तर है, तो याद रखो जो हिंदी संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर को, और जो संस्कृत संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर को। ठीक है, तो हिंदी संस्थान की स्थापना एक दिन पहले हुई है संस्कृत से, इसकी हुई है 30 दिसंबर 1976 में, और संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1976 को। उर्दू की उर्दू अकादमी की स्थापना हुई 1972 में। ठीक है, तो ये हमारे कला और संस्कृति का पहला भाग था, और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।